बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 9.8 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम द प्रीपेयर्ड स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप एंड फोटो माइक्रोग्राफ। बेटा माइक्रोस्कोप के नीचे देख लें या फोटो माइक्रोग्राफ्स में देख लें, यानी बना बनाया आपके पास चार्ट है या किताबों के ऊपर तस्वीरें हैं, हम उनसे भी देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप से ली हुई तस्वीर को हम फोटो माइक्रोग्राफ कहते हैं ना, फोटोग्राफ टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ 44% ब्लड सेल्स। आपने वैसे पढ़ा था कितने होते हैं? 45% पढ़ा था ऐसे ना, 55% ब्लड प्लाज्मा एंड 45% ब्लड। आप इसको 40 आपके पास 45 है 44 है, आप 45 भी कर सकते हो इसको। एंड अच्छा वहाँ आगे अलग किया हुआ उसने 1% रेड ब्लड सेल्स लिखे ना उसने, सॉरी मुझे लगा कि टोटल सेल्स लिखे हैं ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स अलग अलग लिखे हैं। 44% बेटा रेड ब्लड सेल्स, 1% वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड 55% प्लाज्मा बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी 1% जो वाइट एंड रेड ब्लड प्लेटलेट्स हैं और बाकी सारे 44% क्या है? रेड ब्लड सेल्स। आपने पढ़ा था कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो तो थाउजेंड्स के अंदर उनकी क्वांटिटी है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लैक्स के अंदर है, और वो भी मिलीमीटर क्यूब के बल्कि मिलियंस में ही है ना। 5.5 मिलियन 4.5 मिलियन इन फीमेल्स पर मिलीमीटर क्यूब आपने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स, और 7 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। और वाइट ब्लड सेल्स का ना साइज लार्ज होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स इनका दूसरा नाम क्या है बेटा? एरिथ्रोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। वाइट ब्लड सेल्स इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको क्यों कहते हैं इनको बेटा? बिकॉज दे आर कलरलेस, ठीक है, एंड आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड granulocytes have the granular cytoplasm, a granulocytes have no granules in it, उसमें granules नहीं होते। Granulocytes are further divided into three main types, neutrophils, eosinophils, basophils। अच्छा इसी तरह बेटा मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले यूसिन स्टेन लेते हैं, तो ऐसे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये न्यूट्रल स्टेन लेते हैं, यूसिनोफिल्स जो हैं ये एसिडिक स्टेन लेते हैं, और जो बेसोफिल्स जो हैं ये अल्कलाइन या बेसिक स्टेन लेते हैं। अब लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रोफिल्स है क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स, यूसिनोफिल्स अटैक पैरासाइट्स, बेसोफिल्स कॉज इन्फ्लेमेशन। एक ग्रैन्युलोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ मोनोसाइट्स गिव राइज टू द मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यून रिस्पांस। बेटा ये पूरी कहानी उसने ब्लड सेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बता दी है। जब हमने ऑब्जर्वेशन करना है तो साथ साथ आपने उनको डिस्क्राइब भी करना है। ये भी प्रैक्टिकल जो है आपके उसी क्वेश्चन का हिस्सा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रीपेयर्ड स्लाइड को आपने देख के उनकी कैरेक्टर्स बयान करनी है। अब जरा देखें नीचे कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं मेच्योर ह्यूमन बॉडी का अगर हम ब्लड लेंगे तो उसमें रेड ब्लड सेल्स जो मेच्योर होते हैं उनमें तो न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा 95% पोर्शन तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, बाकी जो 5% बचता है उसमें साइटोप्लाज्म और एंजाइम्स वगैरह, ठीक है, और खास तौर पे जो है ना ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कि हेल्प करता है ये ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अच्छा जी, शेप्स देख लें। उसके बाद प्रोसीजर क्या है? सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है बेटा स्लाइड को, प्रीपेयर्ड स्लाइड ऑफ द ब्लड सेल्स अंडर लो एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स इन फोटो माइक्रोग्राफ, और माइक्रोग्राफ्स में भी जो है ना आपने उनको ऑब्जर्व करना है। लिखें बेटा सेल टाइप। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं। सेल टाइप में लिख लें बेटा रेड ब्लड सेल्स, या आप एरिथ्रोसाइट्स भी लिख सकते हैं जो आप आसानी से लिख सकें बेटा। सेल टाइप वाले बॉक्स में लिखते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज कर दें, लेकिन नीचे फिर ब्रैकेट में बाद में रेड ब्लड सेल्स कर दीजिएगा बेटा। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन लिखें। विदाउट न्यूक्लियस एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। विदाउट न्यूक्लियस एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। HB भी लिख सकते हैं और हीमोग्लोबिन पूरा भी लिख सकते हैं, HAEMO ग्लोबिन, GLOBIN, ठीक है बेटा। आगे उसकी डायग्राम ड्रा कर दोगे आप, वो बाइकन्वेक्स शेप। अच्छा इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें दो किस्म के थे, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ऐसा ही है। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख लें बेटा। हैव ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। वाइट ब्लड सेल्स सिंपल हम लिख रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उसकी किसी स्पेशल टाइप के बारे में नहीं लिख रहे। may have granular cytoplasm with nucleus। जितने वाइट ब्लड सेल्स हैं सबके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, मोटा ताज़ा सा न्यूक्लियस होता है, या एक न्यूक्लियस होगा तो बहुत बड़ा होगा, या उसके न्यूक्लियस के छोटे छोटे लोब्स होते हैं, 3 लोब्स, डबल शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, 5 लोब्स भी होते हैं, ऐसे पूरा फूल बना हुआ होता है उसके सेंटर में।
अच्छा जी, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स लिखें, न्यूट्रोफिल्स NEUTROPHILS, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स क्या है बेटा, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, लिखिए फिर आगे ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स हैव मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, क्या लिखेंगे बेटा, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और इनके पास क्या है, हैव मल्टी लोब्ड, LOBED, लोब्ड न्यूक्लियस बेटा, एक से ज्यादा लोब वाला न्यूक्लियस होता है इनके पास। जी, बेजोफिल लिखें बेटा, बेजोफिल भी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, बेजोफिल भी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, BASOPHILS, बेजोफिल्स। डिस्क्रिप्शन लिखें बेटा उसकी, ग्रैन्युलोसाइट्स यानी इनके साइटोप्लाज्म में भी ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब इसका जो न्यूक्लियस है, वैसे इसकी शेप तो हम डिफाइन कर देते हैं कि हैज किडनी शेप न्यूक्लियस, लेकिन सिर्फ आप सिंपल लिख दें बिग सिंगल न्यूक्लियस विदाउट लोब, बिग सिंगल न्यूक्लियस विदाउट लोब, बगैर लोब का होता है, क्योंकि एक ही जो है ना वो किडनी शेप बना हुआ होता है पूरे सेल में। बेसोफिल हो गए बेटा। इओसिनोफिल्स नोट करें बेटा, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स के बारे में हम लिखते हैं कि ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स हैं बेटा, और बाई लोब, जैसे डंबल नहीं होता जिसके दो लोब होते हैं, ठीक है, तो डंबल शेप जो है ना इसका न्यूक्लियस होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई लोब न्यूक्लियस बेटा, बाई लोब्ड न्यूक्लियस, BILOBED, बाई लोब्ड न्यूक्लियस। इओसिनोफिल्स का क्या लिखेंगे बेटा, बाई लोब्ड न्यूक्लियस। कोई बॉक्स रहता है आपके पास, कौन सा, चले लिखिए, शाबाश। मोनोसाइट्स लिख लें, बल्कि लिम्फोसाइट्स लिख लें, एक ही बॉक्स है ना तो लिम्फोसाइट्स लिख लें, लिम्फोसाइट्स लिख लें। उसमें लिखें बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, हैव लार्ज न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस बिल्कुल राउंड शेप का होता है और सेंटर में होता है, और जितने भी बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको पेरिफ्री की लेयर्स में जो है ना वो बल्ज आउट कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास इस सेल में है ही न्यूक्लियस, इस सेल में बाकी कोई चीज़ है ही नहीं, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। क्लियर। अब डायग्राम में भी देखें तो आपको ऑलमोस्ट जो न्यूट्रोफिल्स हैं और यूसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, इन सब सेल्स के अंदर इनके न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं। जैसे बेजोफिल्स में डंबल दिखाया उन्होंने, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में एक से ज़्यादा लोब्स हैं उसके, नहीं न्यूट्रोफिल्स में नहीं है, उसमें सॉरी न्यूट्रोफिल्स में है और यूसिनोफिल्स में नहीं है, ठीक है। यूसिनोफिल्स में जस्ट दो ही लोब आपको नजर आ रहे हैं उसके, आपके पास कलर डायग्राम होंगी उनमें जरा वाज़ेह नजर आ रहा होगा, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट डायग्राम्स है कॉपी में, ठीक है। उसमें देखें कि किसके अंदर किडनी शेप नजर आ रहा है, किसमें बड़ा लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस नजर आ रहा है, किसमें दो लोब वाला न्यूक्लियस है, किसमें मल्टी लोब वाला न्यूक्लियस, उसको जरा टैली कर लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डू यू नो, बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी है, 15 मिलियन ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन ह्यूमन बॉडी एवरी सेकंड, हर सेकंड में तकरीबन 15 मिलियन जो है ना ब्लड सेल्स बन भी रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। उसके बाद पोस्ट लैब एक्टिविटीज नोट करें बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द कैपिलरीज, कैपिलरीज का और आरबीसीज का रिलेशन क्या है, आपने पढ़ा था आरबीसीज हैव टू फोल्ड देमसेल्व्स, उनको अपने आप को फोल्ड करना पड़ता है इनटू बुलेट लाइक शेप टू पास थ्रू द कैपिलरी, कैपिलरी का डायमीटर इतना स्मॉल होता है कि आरबीसी को अपनी बॉडी को क्या करना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ता है। लिखें शाबाश, कैपिलरीज आर सो स्मॉल, कैपिलरीज CAPILLARIES, कैपिलरीज आर सो स्मॉल that RBCs
नीड टू पार्शियली फोल्ड, या आरबीसीज नीड टू फोल्ड लिख लो अगर जगह कम है तो, नीड टू फोल्ड इनटू बुलेट लाइक शेप टू पास थ्रू देम, इनटू बुलेट लाइक शेप टू पास थ्रू देम बेटा। क्लियर? अच्छा, डज द रेड ब्लड सेल अपेयर टू बी अ रिजिड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर? रेड ब्लड सेल्स जो है वो रिजिड होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं? इलास्टिक होते हैं। लिखें शाबाश, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स। कहते हैं साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पोजेस्ड बाय द पीपल लिविंग एट द सी लेवल एंड इन द माउंटेनियस रीजन एट हाइट ऑफ 5860 मीटर। हियर आर द रिजल्ट्स। कहते हैं कि सी लेवल पे जो है ना वो 5 मिलियन पर mm क्यूब थे, ठीक है, और अगर आप 5860 मीटर अब चले गए तो 7.4 मिलियन पर mm क्यूब है। आपने देखा होगा जो पठान होते हैं, जो ये अपर जो है हमारे पंजाब में चले जाएं या केपी के वाले या बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, जो माउंटेनियस एरियाज पे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं लोग, उनकी स्किन जो है बेटा आपको ऐसा लगता है जैसे ब्लडी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल जूसी स्किन होती है और बिल्कुल रेड टमाटो की तरह ऐसे। अब उनमें उनका इतना स्ट्रक्चर रेड क्यों होता है? क्योंकि उनमें आरबीसी ज्यादा है। आरबीसीज, अच्छा अब आरबीसीज क्यों ज्यादा है? देखिए जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारे पास ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाती है बेटा। ऑक्सीजन टेंशन यानी आप पहाड़ पे खड़े होकर सांस लें और आप सी लेवल पे खड़े होकर सांस लें, सी लेवल पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, तो आपकी ऑक्सीजन पूरी है नीचे सी लेवल पे खड़े होकर। अगर आप ऊपर जाएंगे तो अब कभी आपको जो है ना वो शौक हो जो है ना हाइकिंग का, तो हर वक्फे के बाद एक तो उसकी हाइट लिखी हुई होती है और लिखा होता है कि अस्थमा के पेशेंट जो है ना इस हाइट से ऊपर ना जाएं, क्योंकि उनको पहले ही सांस की कमी है, सांस का मसला है, ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, अगर ऊपर जाएंगे तो और प्रॉब्लम होगा। तो जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन कैपेसिटी, हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो बाहर वाले इन्वायरमेंट में इतनी ऑक्सीजन होती नहीं है, तो हाइपोक्सिया की सूरत हाल पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी हमारे टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द हीमोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस कहते हैं कि हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन, आरबीसीज की, तो आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए हाइपोक्सिया एक मेन फैक्टर है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होना एक फैक्टर है जिसके नतीजे में हमारे बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है कि आप भाईजान ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज बनाएं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो थोड़ी बहुत सांस में आ रही है, मिसाल के तौर पे एक बंदा सांस ले रहा है, ऑक्सीजन तो जा रही है, जब सांस बाहर निकालेगा क्या ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी? जाएगी। तो कोशिश ये करनी है हमने कि मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराएं। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब होगी? जब ज्यादा क्या होंगे नंबर ऑफ आरबीसीज, उनमें ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी, ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगी। इस वजह से बेटा लिखा हुआ है कि बताएं क्यों डिफर होते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी द नंबर ऑफ आरबीसीज शुड बी ग्रेटर। इन ऑर्डर टू मीट ऑक्सीजन डिमांड या टू फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए द नंबर ऑफ आरबीसीज शुड बी ग्रेटर। आरबीसीज जो है वो क्या होने चाहिए बेटा? ग्रेटर होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। ब्रेन डिजीज है। हाउ माइट लैक ऑफ डाइटरी आयरन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? वो कहते हैं टीवी पे मशहूरी आ रही थी अपने बच्चों को नेस्ले बुनियाद पिलाएं और आयरन की कमी से बचाए हैं, कैल्शियम की कमी से बचाएं, पता नहीं हर दूध वाले अपनी मशहूरी जो है ना वो दे रहे होते हैं। तो इस यहाँ पे मेन इशू क्या है? आयरन क्यों चाहिए हमें? यस बेटा, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, हीम को बनाने के लिए सेंट्रल एलिमेंट जो हमें चाहिए, सेंट्रल एटम जो चाहिए वो क्या चाहिए? आयरन। और क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल कौन होता है? मैग्नीशियम। यही फर्क है बेटा दोनों के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, इफ आयरन इज नॉट सफिशिएंट, अगर आयरन हमारे ब्लड में इतनी ज्यादा ना हो इन द फूड, देन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कहता है मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैज नो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हीमोग्लोबिन, सजेस्ट एन एडवांटेज ऑफ द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। शाबाश। मैंने आपको पढ़ाते भी बताया था कि मिसाल के तौर पे हम लेस का पैकेट, यही एग्जांपल मैंने तब भी दी थी कि अगर यहाँ से पास करें आखिरी बच्चे तक पहुंच जाए तो क्या पैकेट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा।
पैकेट तो पहुंचेगा लेकिन खाली होकर पहुंचेगा, ठीक है। दरमियान में सारे बच्चे जो है ना वो लेस खा जाएंगे। इसी तरह एक रेड ब्लड सेल को आपने ऑक्सीजन दी है कि भाईजान ये ऑक्सीजन लो और जाके ब्रेन सेल को दे के आओ। अब आरबीसीज के अंदर अगर बाकी ऑर्गेनेलिज होंगे तो कहेंगे यार हर वक्त ब्रेन सेल को देता रहता, चल आज हमें दे दे, हमने भी तो ऑक्सीजन यूज करें, अभी तो तेरे काम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो खुद ही ऑक्सीजन को यूज कर लेगा तो ब्रेन सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी बेटा। तो यही इशू है कि हमारे जो आरबीसी है उनको बहुत सादा सिंपल रखा गया है ताकि वो ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट करें बेटा। क्या आंसर लिख सकते हैं हम बेटा? एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। वैसे और रीड करते तो इट अलाउज द बोन मैरो टू मेक द रेड ब्लड सेल्स मोर इजीली एंड देयरफॉर द बॉडी कैन कीप अप सप्लाई, ठीक है। उन्होंने ये रीजन लिखी है कि सादा हो और आरबीसीज की लाइफ स्पैन भी कम होता है, लिहाजा जल्दी जल्दी सादा है तो जल्दी बनेंगे और इजीली ट्रांस, लेकिन मेन जो है ना वो एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन के लिए जो है ना उनको यूज करेंगे बेटा। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कंक्लूजन अभी रहता है इसमें? अच्छा, अल्लाह हाफिज़ बैक कर लेते हैं। कंक्लूजन में मैंने अच्छा आपको ऑब्जर्वेशंस दिखाए हैं, लिखें शाबाश। कंक्लूजन यही लिखेंगे बेटा, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल्स हैव लार्ज न्यूक्लियस, व्हाइट ब्लड सेल्स हैव लार्ज न्यूक्लियस of different shapes, clear? बस इतना काफ़ी है बेटा इसके कंक्लूजन। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।